नमस्कार दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो आपने देखा जिसमें मैंने भारत में युवाओं में बढ़ते नशे के बारे में बताया था। उसमें मैंने एनडीपीएस एक्ट के बारे में भी बताया था, उसकी मात्रा भी बताई थी और कितने प्रकार के नशे होते हैं उसके बारे में भी बताया था। लेकिन चूंकि वो वीडियो कुछ बड़ा हो गया था तो उसमें कानूनी प्रावधान उसके नहीं बताए गए थे, तो उन्हीं कानूनी प्रावधानों को बताने के लिए आज एक वीडियो जो है एनडीपीएस पे मैं दोबारा बना रहा हूँ। तो आशा है आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट 1985 ये एक नशे को रोकने के लिए, नशे के पदार्थों को रोकने के लिए, नशीले पदार्थों को नियंत्रण करने के लिए बहुत ही सख्त कानून है। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि नशीले पदार्थों पर नियंत्रण रखना, उनकी जो तस्करी होती है उनको रोकना और उनके जो उत्पादन, बिक्री और उपयोग है उन पे नज़र बनाए रखना, उन पे जो है उनको नियंत्रण रखना, उन्हें रेगुलेट करना। तो एनडीपीएस एक्ट जो है 1985 का है और इसमें बहुत ही कड़े प्रावधान किए गए हैं। अब एनडीपीएस में जो नशे होते हैं मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कितने प्रकार के नशे होते हैं, वो सब आगे आप देखते रहेंगे। प्राकृतिक नशा जो होता है वो गांजा में होता है और अफीम में होता है और इनकी भी क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी के हिसाब से, इनकी मात्रा के हिसाब से इनकी सज़ा निर्धारण की जाती है, उसे भी हम आगे विस्तार से देखेंगे। केमिकल ड्रग्स जो होते हैं वो एलएसडी, एमडीएमए ये होते हैं, इनकी भी मात्रा निर्धारित होती है, उनके हिसाब से इनमें सज़ा निर्धारित की जाती है। इसके अलावा बहुत से ड्रग्स बनाने वाले केमिकल भी होते हैं जो अपने आप में नशीला पदार्थ नहीं है, लेकिन अगर उनका उपयोग किया जाता है ड्रग्स बनाने में तो वो जो है बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं और वो अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट के अंदर नशे के जो पदार्थ हैं मात्र उनको रखना ही अपराध नहीं है, बल्कि जो नशा बनाने वाले केमिकल होते हैं उनको भी रखना अपने आप में उतना ही बड़ा अपराध है जैसे कि आप नशीले पदार्थों को अपने कब्जे में रखते हैं। अब ये जो एनडीपीएस एक्ट है इसकी धारा है 37 जो जमानत पर है। इस अपराध के अंदर एनडीपीएस के जो अपराध हैं, इन धाराओं में अगर कोई भी अपराध होता है तो धारा 37 के थे जो जमानत के प्रावधान है वो बहुत ही कठिन है। इनमें आसानी से जमानत जो है मुलजिम को नहीं मिलती है, क्योंकि जो अन्य धाराएं हैं या अन्य जो सामान्य अपराध होते हैं, ये एक विशेष एक्ट है। जो सामान्य अपराध आईपीसी वगैरह के हैं या बीएनएस के हैं उनमें जमानत के जो है प्रावधान थोड़े बहुत लचीले हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कठोर हैं। इसमें न्यायालय में ये आरोपी को साबित करना होता है कि वो दोबारा अपराध नहीं करेगा। लोक अभियोग को भी सुना जाता है और न्यायालय बड़ी ही गंभीरता से सब चीज़ों पर विचार विमर्श करके ही जमानत देता है। तो साधारण रूप से ये एक साधारण जो है तरीके से जमानत नहीं मिलती है, इसमें ये थोड़ा कठोर अपराध है। अब हम आगे बात करेंगे इसकी जो मेन विशेषता है। जो कानून से संबंधित लोग हैं उनको तो इस चीज़ के बारे में पता ही है। सामान्य जो लोगों के लिए मैं अमूमन वीडियो बनाता हूँ, ऐसा ही ये वीडियो भी है। दोस्तों, जब कोई आरोप पत्र किसी आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो आरोप पत्र प्रस्तुत करने वाली जो एजेंसी है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे सामान्य पुलिस हो, चाहे ईडी हो, कोई भी एजेंसी हो, तो उन्हें ही ये साबित करना पड़ता है कि आरोपी ने अपराध किया है। यानी सबूत का भार प्रोसिक्यूशन एजेंसी पे होता है। उनकी तरफ से जो कोर्ट में सरकार की तरफ से जो पैरवी करते हैं गवर्नमेंट एडवोकेट, सरकारी वकील, ये सबूत का भार उन पे होता है कि वो ये साबित करें कि आरोपी दोषी है और उसने ये अपराध किया है। लेकिन एनडीपीएस एक्ट में ये प्रावधान है कि सबूत का भार प्रोसिक्यूशन एजेंसी पे ना होकर मुलजिम पर है, आरोपी पर है। अगर प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने आरोप पत्र आपके विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया किसी आरोपी के विरुद्ध, तो उस आरोपी को ये साबित करना है कि ये अपराध मैंने नहीं किया, ये आरोप गलत हैं, प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने गलत आरोप पत्र प्रस्तुत किया है, आरोप मेरे विरुद्ध नहीं बनते हैं, इन्हें साबित करने का भार आरोपी पे होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है प्रकरण बहुत ही गंभीर हो जाता है और
मुलजिम के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसे खुद ही ये साबित करना है कि उसके विरुद्ध आरोप गलत हैं और वो आरोपी नहीं है, अपराधी नहीं है। तो ये जो NDPS एक्ट का जो प्रावधान है ये धारा 35 के अंदर है और धारा 54 के अंदर है। धारा 35 और धारा 54 इससे संबंधित प्रावधान है, जिनमें ये बताया गया है कि सबूत का भार आरोपी पर है, प्रोसिक्यूशन एजेंसी पे नहीं है। अब NDPS की कुछ धाराएं ऐसी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से अगर कोई पुलिस में इन्वेस्टिगेशन में गलती हो जाती है तो इतना विशेष फर्क उस मुकदमे पर नहीं पड़ता है, लेकिन NDPS की जो प्रावधान है, जैसे धारा 42 है तलाशी का अधिकार है, धारा 50 है व्यक्तिगत तलाशी के नियम है, धारा 52 है गिरफ्तारी की प्रक्रिया है, धारा 57 है रिपोर्ट 48 घंटे में प्रस्तुत करनी है। तो अगर सही तलाशी नहीं है, सही जब्ती नहीं है, सही रिपोर्ट नहीं बनी है, तो जो है NDPS एक्ट के अंदर ये प्रावधान बड़े कड़े हैं। इनका लाभ सीधा मुलजिम को मिलता है और मुलजिम पुलिस की अगर ऐसी कोई गलती है तो उससे बरी हो जाता है। तो जितना ये कठोर NDPS एक्ट है उतना ही इसके अंदर जो है नियम इसके बहुत कठोर है। NDPS का जो प्रोसीजर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ये एक्ट भी अपने आप में कठोर है, लेकिन इसका नियम जो है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। पुलिस को इसकी बहुत अच्छी तरह से पालना करनी पड़ेगी। मैं आगे आपको इनके कानून भी बताऊंगा और सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो बताऊंगा। निर्णय तो बहुत से NDPS एक्ट में है, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपके काम आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि धारा 41, 42, 43, 50, 52, 55, 57 से संबंधित हैं कि इनका अगर पालना नहीं की जाती है तो प्रोसिक्यूशन फेल हो जाता है। अब और बेनिफिट जो होता है, संदेह का लाभ जो होता है वो जो है बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो मुलजिम को मिलता है इसमें। तो ये बहुत ही सख्त तरीके से इसकी कार्रवाई पालना की जानी जरूरी होती है। अब हम बात करेंगे ये जो कठोर जो धाराएं हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में कि क्या निर्णय है जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी और पुलिस एजेंसी को विशेष रूप से ध्यान रखने चाहिए। उनके महत्वपूर्ण जो है कोर्ट के निर्णय क्या है, उनका प्रोसीजर क्या है। सबसे जो महत्वपूर्ण जो इसमें धारा होती है NDPS एक्ट में धारा होती है 50 पर्सनल सर्च। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा है, जो सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा है वो है स्टेट ऑफ पंजाब बनाम बलदेव सिंह। ये इस मुकदमे में ये बताया कि मुलजिम को ये राइट बताया जाना जरूरी है कि मजिस्ट्रेट से या गेस्टेड ऑफिसर के सामने वो अपनी तलाशी या अपनी जांच करवा सकता है। ये उसका कानूनी अधिकार है, ये उसका राइट है। और अगर ये नहीं बताया गया है तो जो है वो जो तलाशी है वो इनवैलिड हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि अगर धारा 50 का पालन नहीं किया गया है तो रिकवरी जो है वो इनवैलिड हो जाएगी और इसका लाभ मुलजिम को मिलेगा। तो ये धारा 50 का जो प्रिंसिपल है इसको जो है बताना क्या मतलब इसकी पालना किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो 50 के जो प्रावधान है वो मुलजिम को बताना ज़रूरी है, वरना केस आपका अधूरा हो जाएगा। इसी प्रकार धारा 50 से संबंधित एक मामला है विजय सिंह चंदूभाई जडेजा बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। इसके अंदर भी यही बताया गया है कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक मैंडेटरी प्रोविजन है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये इसका क्लियर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। उसको मजिस्ट्रेट या गेस्टेड ऑफिस के सामने तलाशी लेने का जो अधिकार है उसको मुलजिम को बताना ज़रूरी है कि आप अपनी तलाशी चाहें तो किसी गेस्टेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के समक्ष दिलवा सकते हैं। ये साफ साफ उसको बताना ज़रूरी है। ये मैंडेटरी प्रोविज़न है और मैंडेटरी प्रोविज़न का अगर पालना नहीं की गई है तो ये जो मुकदमा मैंने बताया विजय सिंह जडेजा बनाम गुजरात राज्य, इसके तहत जो है अगर धारा 50 की पालना नहीं की गई है तो मुकदमा फेल हो जाएगा। इसी प्रकार धारा 50 से संबंधित एक और महत्वपूर्ण मुकदमा है आरिफ खान बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये भी 50 से संबंधित मामला है कि मजिस्ट्रेट ये
पूछता है आरोपी को कि आपको उन्होंने बताया कि नहीं बताया पुलिस ने, कि आप मजिस्ट्रेट या गजिस्ट्रेट ऑफिस के समक्ष अपनी तलाशी करवा सकते हैं, क्योंकि इसकी पालना की कि नहीं की, क्योंकि ये मैंडेटरी प्रोविज़न है, और अगर इसकी पालना नहीं की है तो कन्विक्शन जो है वो टिक नहीं पाएगी, और इसी ग्राउंड के ऊपर जो है मुलजिम बरी हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर उसका बहुत ही कड़े हैं, मैंडेटरी है धारा 50 के। अब है धारा 42, हाउस सर्च जो होती है। हाउस सर्च के बारे में इसमें जो लिखित रूप में इंफॉर्मेशन लिया जाना ज़रूरी है, और अपने जो उच्च अधिकारी होते हैं उन्हें बताया जाना ज़रूरी है। इमरजेंसी हो तो अलग बात है, उसका प्रोसीजर अलग है, लेकिन अगर नॉर्मल रूप से अगर आपने लिखित रूप में परमिशन नहीं ली है और आपने सर्च किया है, हाउस सर्च किया है, तो जो है धारा 42 की पालना नहीं की है तो भी मुकदमा कमज़ोर हो जाएगा। लिखित में सूचना लेना ज़रूरी है, उच्च अधिकारियों को सूचना देना ज़रूरी है, और समय पे कार्रवाई किया जाना ज़रूरी है। अगर प्रक्रिया सही नहीं होगी तो सज़ा नहीं हो पाएगी, प्रक्रिया सही होगी तभी सज़ा होगी। तो इसके अंदर भी जो है आप ये देख लें, ये जो मुकदमा है धारा 42 का, करनेल सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसे नोट कर लें आप। इसी प्रकार धारा 42 धारा 42 के ऊपर एक निर्णय और है, स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम जगराज सिंह। इसमें भी ये बताया गया है कि रिटन रिकॉर्ड पुलिस के पास में होना ज़रूरी है, सुपरवाइजर ऑफिसर को सूचना देना ज़रूरी है, और अगर पुलिस ने धारा 42 की पालना नहीं की है तो पूरी कार्रवाई संदेहजनक हो जाती है और केस कमज़ोर हो जाता है। तो रिटन रिकॉर्ड प्लस इंफॉर्मेशन ऑफ सीनियर ऑफिसर मैंडेटरी अंडर सेक्शन 42। नॉन कंप्लाइंस अगर है तो केस कमज़ोर होगा। अब है धारा 43, पब्लिक प्लेस सीजर। पब्लिक प्लेस पे जो सीज करते हैं उसके बारे में प्रोसीजर है। उसकी जो धारा, उसका जो एक जो महत्वपूर्ण का जो निर्णय है वो है स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम जर्नैल सिंह, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है। इसमें जो है धारा 43 के बारे में बताया है कि इसकी भी जो है पालना की जाना ज़रूरी है, और इसके अंदर पब्लिक प्लेस पर अगर सीज करते हैं, रिकवरी करते हैं, तो धारा जो है 43 की जो है पालना ज़रूरी है। धारा 42 उसमें लागू नहीं है, लेकिन धारा 43 जो है लागू है, लेकिन इसकी पालना की जाना ज़रूरी है, ये बताया गया है। धारा 41 वारंट के बारे में है कि प्रॉपर तरीके से वारंट प्राप्त करना ज़रूरी है। अनऑथराइज जो सर्च है वो मानी नहीं जाएगी, धारा 41 की पालना की जानी ज़रूरी है। गलत अगर बरामदगी है, तलाशी है, तो वो अमान्य होगी। ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, वारंट ज़रूरी है, ऑथराइजेशन ज़रूरी है, और मनमानी तरीके से जो है तलाशी नहीं ली जानी चाहिए, कानून का पालन किया जाना ज़रूरी है। और प्रोसीजर फॉलो तभी होगा जब अगर सही तरीके से इन प्रावधानों की पालना की जाएगी। इसके अलावा धारा 52, 55 और 57, ये जो धाराएं हैं इनकी भी पालना किया जाना ज़रूरी है। ये धाराएं गिरफ्तारी धारा जैसे 52 है वो गिरफ्तारी और कब्जे से संबंधित है। धारा 55 है पुलिस हिरासत में जो अधिकारी के सामने। धारा 57 है रिपोर्ट भेजना 48 घंटे में ओब्लिक 72 घंटे में जो रिपोर्ट भेजी जाती है, ये भी ज़रूरी। इनकी भी जो प्रोसीजर होता है वो भी जो है पुलिस अधिकारियों को पालना की जानी ज़रूरी है। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इनकी पालना की जानी ज़रूरी है, नहीं तो प्रकरण संदेहजनक हो जाता है। अब चूंकि एनडीपीएस में सज़ा कठोर है, इसके लिए इसकी पालना भी जो है कि पालना की प्रक्रिया भी बहुत कठोर है। इसके लिए मुकदमा है बलबीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब बनाम बलबीर सिंह, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। ये भी अच्छा निर्णय, आप इसको पढ़ें, नोट करें। इसके अलावा 52, 55, 57 पे एक निर्णय और है, नूर आगा बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें भी जो बताया गया है कि ये जो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर इसमें कोई पालना अगर सही तरीके से नहीं की जाती है तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो आरोपी को मिलता है। तो एनडीपीएस एक्ट में इन्वेस्टिगेशन में अगर छोटी सी भी गलती है तो मुलजिम को बड़ा राहत दिलवा सकती है। इसलिए धारा 52 अरेस्ट, धारा 55 कस्टडी और धारा 57 रिपोर्ट, इनका ध्यान रखा जाना जरूरी है।
अब इसमें जो है साक्ष्य की सुरक्षित कड़ी, एक मुकदमा है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मोहनलाल, ये भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इसमें लिखा है जो प्रॉपर्टी, जो भी संपत्ति या जो भी सीज की जाती है, ड्रग्स सीज की जाती है, उसका जो है प्रॉपर उसकी कस्टडी में रखा जाना ज़रूरी है और जो है उसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाना ज़रूरी है। बरामदगी, सीज करना, दस्तावेजीकरण करना, सुरक्षित अभिरक्षा में रखना और प्रोसीजर इन कोर्ट, इन सब की पालना की जानी ज़रूरी है। अगर ये कड़ी टूट गई, बरामदगी की कड़ी, बरामदगी के बाद में उसको सील कैसे किया जाना है, उसको दस्तावेजीकरण कैसे करना है, उसको सुरक्षित अभिरक्षा में कैसे रखना है और प्रॉपर कोर्ट में उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, ये कड़ी से कड़ी में अगर कोई बीच की कड़ी टूट गई तो फिर जो है दोष सिद्धि असफल हो जाएगी, क्योंकि सही कस्टडी, सही रिकॉर्ड और सही डिस्पोजल, यही है न्याय की असली कसौटी, जिसकी पालना किया जाना जरूरी है। अब जो इसमें मैंडेटरी प्रोविजन है वो है धारा 50 का, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, मुलजिम को इन्फॉर्मेशन दिया जाना तलाशी के बारे में, कि आप अपनी तलाशी मजिस्ट्रेट से करवा सकते हैं या गेजेटेड ऑफिसर से करवा सकते हैं, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। धारा 52 जो है रिटर्न इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसकी पालना की जानी जरूरी है। और धारा 43 इसकी भी पालना किए जाना जरूरी है, ये भी मैंडेटरी में नहीं आता है लेकिन फिर भी ज़रूरी है। धारा 52, 55, 57 इनकी भी पालना की जानी जरूरी है, अन्यथा संदेह का लाभ मुलजिम को मिलता है। एनडीपीएस एक्ट के अंदर ये बताया गया है कि एनडीपीएस में सिर्फ ड्रग्स मिलने से नहीं बनता है। बरामदगी कर ली, केस मिल गया, एनडीपीएस की कोई चीज़ मिल गई तो उससे नहीं बनता। कोर्ट ये भी देखता है कि जो पुलिस ने जो कानून का सही तरीके से पालना की कि नहीं की है, कानून को फॉलो किया कि नहीं किया है। धारा 52, 50, 53, 55, 57 इनको सबको पालना किया कि नहीं किया है, तो ये ज़रूरी है। लॉ को फॉलो करना ज़रूरी है, तभी केस स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये तो इसकी जो मेन जो धाराएं हैं, जो मैंडेटरी या मैंडेटरी तो नहीं है, कुछ मैंडेटरी नहीं है, कुछ मैंडेटरी है, कुछ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सभी की पालना की जानी जरूरी है। इनका जो प्रोसीजर जो दिया एक्ट में उसकी पूरी पालना की जानी जरूरी है। कहीं भी किसी भी चूक हो गई तो ये सारा मुकदमा संदेह के लाभ मुलजिम को मिलेगा और आपकी दोष सिद्धि नहीं हो पाएगी, मुलजिम बरी हो जाएगा। तो ये जो है कुछ इसकी धाराएं हैं, कुछ जो निर्णय मैंने आपको बताए। इसके अलावा इसकी जो मात्राएं होती है वो मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताई थी। क्योंकि ये वीडियो हो सकता है पहले अगर किसी ने नहीं देखा हो, अगर वो यही वीडियो देख रहे हो तो उनके लिए भी मैं मात्रा के बारे में भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। पूरा डिटेल में नहीं बता के आपको शॉर्टकट में उसके बारे में मैं बता दूंगा। कि जो मात्रा होती है वो 3 प्रकार के मात्रा होती है। स्मॉल क्वांटिटी जिसमें 1 साल तक की सज़ा है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी और कॉमर्शियल क्वांटिटी। कॉमर्शियल क्वांटिटी में 10 साल से लेकर 20 साल तक का सज़ा का प्रावधान है और भारी जुर्माना है। और को जो 20 की जो क्वांटिटी स्मॉल और कॉमर्शियल से जो इंटरमीडिएट क्वांटिटी होती है, मध्यम जो क्वांटिटी होती है, उसमें 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना है और स्मॉल में 1 साल तक का जुर्माना है। ये इसकी क्वांटिटी होती है। और ये कितने प्रकार की जो है ये नशे होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको हल्का हल्का बता देता हूँ, क्योंकि पहले मैंने इसको बताया था, फिर भी इसमें देख लेते हैं। पहला है अफीम, धारा 18 में ये आता है और इसकी जो मात्रा है आप जो स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। उसके बाद में हेरोइन धारा 21 में आती है, इसकी मात्रा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद में गांजा है, धारा 20 में आती है, इसकी मात्रा आप देख ही रहे हैं। उसके बाद में धारा 16 कोका पत्ती। उसके बाद में धारा 22 LSD, मेथाम्फेटामाइन धारा 22, MDMA। तो इस प्रकार के ये जिनकी मात्रा भी इसमें आप देखें स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बता दिया है। तो आप चाहें तो वो पहला वीडियो देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये एनडीपीएस एक्ट जो है बहुत ही कठोर कानून है, लेकिन इसकी प्रक्रिया भी बहुत कठोर है। और जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के जो आपको निर्णय बताए वो जो धारा 50, 52 वगैरह से संबंधित हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनका आप अवलोकन करें और इन्वेस्टिगेशन में उनकी पालना करें,
तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बताए हैं इसमें, जो मैंडेटरी प्रावधान के बारे में भी बताया है, महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं। वैसे तो काफ़ी निर्णय होते हैं, लेकिन जो मैंने बताए हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हैं, उनकी पालना करें तो इन्वेस्टिगेशन मजबूत होगा और मुलजिमान को अधिक से अधिक सज़ा मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।